बच्चों, आपके नीट के एग्जाम में टोटल अब 70 दिन बचे हुए हैं। जहां तक हमसे हो पाता है बेटे, हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा नीट के एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म कर दें, और ये डेफिनेट खत्म कर देंगे। आज का टॉपिक है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। खत्म कर देंगे बेटा रात रात तक। देखो, दुनिया में जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, उसको तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं। पहला सिंपल सॉल्ट, जिसमें एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है। दूसरा होता है मिक्स सॉल्ट बेटा, जिसमें एक से ज्यादा केटाइन और एक से ज्यादा एनाइन होता है। जैसे K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, ये एलम है। अच्छा, ये दोनों की खूबियां क्या है कि यदि इन दोनों को पानी में डालोगे तो ये 100% आयोनाइज हो जाएगा। मतलब ये सोडियम का भी टेस्ट देगा और क्लोरीन का भी टेस्ट देगा, क्लोरीन का भी टेस्ट देगा ये। उसी तरह यहां पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम तीनों का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, मगर कुछ सॉल्ट होते हैं। अच्छा, ये जो मिक्स सॉल्ट है ये सिंपल सॉल्ट से ही मिलाने से बना है, मगर जस्ट एडिशन प्रोडक्ट है। इनको बस जुड़ गए हैं और कुछ इसमें केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चेंज नहीं हुआ है। अब एक और सॉल्ट होता है बेटे, जिसमें बॉन्डिंग ही चेंज हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। वैसा सॉल्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और जनरली इसमें ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दुनिया भर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलते हैं बेटा। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल देखें तो हेमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में है, ठीक है, ब्लड एनिमल ब्लड में पाया जाता है। क्लोरोफिल, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल है। हेमोग्लोबिन में आयरन मिलता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट मिलता है। अच्छा, एडिशन प्रोडक्ट अभी समझा दिए, जो दो सिंपल सॉल्ट के मिलने से बनेगा। आ रहा है समझ में? जस्ट सिंपल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है बेटा, जैसे कि कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O, ये सब का टेस्ट देगा। उसी तरह जो किसकी प्रॉपर्टी है, जो KCl और MgCl2 को मिलाने से बना हुआ है। आ गया समझ में? पानी में डालोगे 100% आयोनाइज होगा। ठीक है, तो डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, हर एक का टेस्ट देता है, सिंपल सॉल्ट भी और डबल सॉल्ट भी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह कोई चेंज नहीं हुआ। मगर एक ऐसा भी सॉल्ट होता है बेटे जिसमें केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो रखा हुआ है ये अब चेंज नहीं होगा। जैसे FeCN6, ये जो है अब ये टूटने वाला नहीं है। K4FeCN6 जो बाहर है वो टूटेगा, अंदर वाला नहीं टूटेगा। ठीक है, और ये बना है सिंपल सॉल्ट से ही, मगर इसमें जैसे FeCN3 थ्राइस प्लस 3KCN को मिला दिए, 3KCN को मिला दिए तो ये कंपाउंड बन गया। मगर अब ये कंपाउंड टूटने वाला नहीं है, फर्दर नहीं टूटेगा। कौन कौन टूटेगा? सिर्फ पोटेशियम मिलेगा और आयरन का ये पूरा पार्ट मिलेगा, ये नहीं डिसोसिएट करेगा। मतलब आप चाहें यहां पर आयरन का टेस्ट खोजें तो ये आयरन नहीं मिलने वाला है, यहां पर साइनाइड खोजें तो साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड में मिलने के बाद इनमें केमिकल बॉन्डिंग ही क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो वो सॉल्ट, वो एडिशनल कंपाउंड जिसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता, इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इन एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है जो कि फर्दर आयोनाइज नहीं करेगा, ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। किसके बीच? बताते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में मेंटेन रखता है, ये टूटता नहीं है। ठीक है, आइए, कहता है टर्म इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर में एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो M लिखा है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो लिखा है ये लिगेंड है। क्या है बेटा? ये लिगेंड है। ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, आ रहा है? अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इसलिए किसके थ्रू लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लेता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिगेंड कितना सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, या कितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है। मतलब लिगेंड, एवरी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आ रहा है समझ में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो दिखाए ना बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके बाहर जो होता है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। आ गया समझ में?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक क्या होता है बेटा, लिगेंड होता है। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मगर ये आयोनाइज नहीं करता, नॉन आयोनाइजेबल होता है। स्पीसीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर, अच्छा आयोनाइजेशन है मतलब जो बाहर मौजूद होंगे, इसके बाहर जो मौजूद होंगे वो आयोनाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है, जैसे FeCN6 4 माइनस, तो देखिए टोटल इस पर 4 माइनस है। देखिए ऐसे निकालिएगा, Fe प्लस 6Cn इक्वल टू -4, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो ये 6 माइनस हो गया बेटा, उधर जाके 2 प्लस, तो आयरन पर कितना प्लस आ जाएगा, 2 प्लस। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, देखिए इस पर पूरे पर कितना माइनस है बताइए, पूरे पर 4 माइनस, तो 4 माइनस उधर है, साइनाइड पर 6 माइनस, तो उधर गया तो 6 प्लस, 6 प्लस में से 4 माइनस घट गया, 2 प्लस। अच्छा अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो चार्ज होगा यहां वही मेटल पर आ जाएगा, मतलब यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका मतलब इस पर भी 0, तो मेटल पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ये प्लस माइनस सब चीज हो सकता है। ठीक है, ये अलजेब्रिक सम होता है चार्ज ऑन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम का। क्लियर है, जैसे देखो यहां पर हमने क्या बोला, +2 है और इस पर -6 है, तो +2 और -6 कितना दिख रहा है इस पर, -4। लिगेंड क्या होता है, जो न्यूट्रल एनाइनिक या कैटाइनिक भी होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देते हैं। क्या देते हैं, लोन पेयर देते हैं, मतलब ये लोन पेयर डोनर होते हैं, इसलिए लिविस बेस होते हैं। क्या होते हैं, लिविस बेस होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग कार्बन और नाइट्रोजन वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत जल्दी लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम बिकॉज ऑफ लिगेंड्स आर पाई एक्सेप्टर, पाई एसिड। बाबू सुनो, लिगेंड जो होता है जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मगर कुछ लिगेंड अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं थ्रू बैक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मगर ये पाई बॉन्ड से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये समझाएंगे बेटा, आएगा आगे। ठीक है, अब लिगेंड का क्लासिफिकेशन, कैटाइनिक एनाइनिक न्यूट्रल हो गए। अब यूनिडेंटेड जो एक लोन पेयर देंगे, जितने भी हैलाइड फुल। अच्छा एक बात सुनो, यदि लिगेंड यहां लिखा है तो ये लिगेंड है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तब ये लिगेंड है, और यही यदि बाहर है तो ये नॉर्मल एनाइन है, इसका नाम एनाइन की तरह लिखा जाएगा। जैसे मेटल के साथ यहां क्लोरीन लगा दिए तो इसको क्लोराइडो लिखोगे बेटा, मगर यदि यहां लिखे तो इसको क्लोराइड लिखोगे। क्या लिखोगे, क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट में हेलाइड्स आते हैं, साइनाइड आता है, नाइट्रो आता है, एमीन बोलते हैं इसको प्रीडीन, शॉर्ट फॉर्म में PY लिखते हैं बेटा, ऑक्सीडो लिखते हैं, इसको नाइट्रेट, इसको एक्वा लिखते हैं, इसको सल्फाइडो लिखेंगे, सल्फाइटो, इसको कार्बोनिल लिखते हैं, इसको नाइट्रोसिल लिखते हैं, हाइड्रोक्सीडो लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, O2 माइनस ऑक्सीजन लिखते हैं, इसको डाइऑक्सीजन लिखते हैं। ठीक है, इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखते हैं। ठीक है, बाइडेंटेट जो 2 लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल एटम को एक साथ, उसको क्या लिखेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे इथिलीन डाइएमीन, EN क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा, EN, इस तरीका से लिखते हैं। ऑक्जेलेटो ऐसे लिखते हैं, यदि ये लिगेंड है तो ऑक्जेलेटो नाम लिखा जाएगा, ऑक्स इथिलीन डाइएमीन। और इसको डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सियम आयन, DMG, ग्लाइऑक्सिम आयन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम आयन, इसको OMG। इस पर -1 चार्ज होता है, कितना चार्ज, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है, यहां से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और यहां से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, -1 चार्ज होता है बेटा। उसी तरह ग्लाइसीनेटो, क्या बोलते हैं, ग्लाइसीनेटो, ये रहा ग्लाइसीनेटो बेटा, इसमें 2 डोनेटिंग साइट है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, इसको बाइप्रीडीन बोलते हैं या डाइप्रीडीन बोलते हैं बेटा, इसको कार्बोनेटो बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड है। ट्राइडेंटेट, डाई इथिलीन ट्राइएमीन, EN लिखते हैं, देखो डाई इथिलीन 3 गो एमीन, तो 3 डोनेटिंग साइट हो गया। टेट्राडेंटेट लिगेंड,
ट्राइलो एसीटेट, देखो ये ट्राइलो एसीटेट है, क्या है ट्राइलो, एक साथ कितना दे रहा है, नाइट्रोजन से भी एक, यहाँ एसीटेट 3 गो है तो 3 एसीटेट, तो ट्राइलो एसीटेट, नाइट्राइलो एसीटेट, नाइट्राइलो एसीटेट जो होता है वो टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है। उसी तरह पेंटाडेंटेट लिगेंड में इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और हेक्साडेंटेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ईडीटीए 4-, कितना माइनस, 4-। चिलिएटिंग लिगेंड जितने भी, देखो मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है उसको छोड़ दिया जाए तो सारे लिगेंड को पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्लोज रिंग बनाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड यदि क्लोज रिंग बना रहे हैं और क्लोज रिंग 3 को छोड़ के 5 मतलब 4, 5, 6 रिंग का है तो वो स्टेबल माना जाता है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब एक से ज्यादा लोन पेयर देते हैं तो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं और इसी को चिलिएटिंग लिगेंड्स कहते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होता है मगर एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे इसको साइनाइड, इसको साइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड, इसको नाइट्राइटो, इसको नाइट्राइटो ओ, इसको थायोसाइनेट, इसको थायोसाइनेटो, इसको कार्बोनेट, इसको बोलेंगे, इसको H2O3, इसको क्या बोलते हैं बताइए, थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। तो ये सब क्या है बेटे, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। साइनाइड कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन और विथ कार्बन सेंट्रल मेटल, मगर एक बार में एक ही तरफ से बेटा, एक बार में ये एक ही तरफ से, या तो नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, मगर या तो किधर से डोनेट करेगा बेटा, कार्बन से डोनेट करेगा। तो इसका मतलब इसका नाम अलग और इसका नाम अलग, इसलिए एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वो होता है जिसमें वेरिएबल लिंकिंग ग्रुप मौजूद होता है, मतलब ये वेरिएबल शो करता है। जैसे ये सल्फेटो है बेटा, क्या है, सल्फेटो, ध्यान से देखो ये सल्फेटो है, O-, इसको सल्फेटो, ये यहां से डोनेट करता तो मोनोडेंटेट, यहां से डोनेट करता सिर्फ तो मोनोडेंटेट, और दोनों से एक साथ डोनेट करता तो ये बाइडेंटेट हो जाता। तो एक ऑक्सीजन से डोनेट करता तो मोनोडेंटेट, दूसरे ऑक्सीजन से भी डोनेट करता तो मोनोडेंटेट, और दोनों ऑक्सीजन से डोनेट करता तो बाइडेंटेट हो जाता ना, आ गया समझ में। तो ईडीटीए नॉर्मली हेक्साडेंटेट होता है, बट इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इट इज क्वाड्री और पेंटाडेंटेट, जैसे कुछ में ये क्वाड्री और पेंटाडेंटेट भी हो सकता है, ठीक है। अब आयुपैक नाम लिखने का बहुत अच्छा रूल है, आप कैटायन का नाम पहले लिखो, फिर लिगेंड का नाम लिखो, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखो, आ रहा है समझ में। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, क्लियर, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है। अच्छा, यदि न्यूट्रल लिगेंड है तो आपको नाम याद रखने होंगे, जैसे इसका नाम पिरिडीन लिखना होगा, इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखना होगा, इसको इथिलीन डाइएमीन या शॉर्ट फॉर्म में ईएन लिखना होगा, ठीक है। सीओ को कार्बोनिल लिखना होगा, एनओ को नाइट्रोसिल लिखना होगा, वाटर को एक्वा लिखना होगा, और अमीन को NH3 को अमोनिया ना लिख के अमीन लिखना होगा। एनाइनिक लिगेंड में यदि IDE है तो IDO लिखना होगा, ITE है तो ITO लिखना होगा, ATE है तो ATO लिखना होगा, ये करना होगा आपको। जैसे ये क्लोराइड, यदि सिर्फ एनाइन रहता तो क्लोराइड लिखते, अब क्या लिखेंगे, क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, इसको साइनो या साइनाइडो, इसको डाइऑक्सो या ऑक्सो भी लिखते हैं, हाइड्रोक्सीडो, इसको हाइड्राइडो, क्या लिखते हैं, हाइड्राइडो, इसको ट्राइडो नाइट्राइडो, इसको पर ऑक्सो, O2 को पर ऑक्सो, O2-1 सुपर ऑक्सो, ठीक है, सुपर ऑक्सीडो, इसको सल्फाइडो, इसको एमाइडो, इसको इमीडो, इस तरीका से लिखते हैं। आगे बेटा, इसको कार्बोनेटो, इसको ऑक्जेलेटो, इसको सल्फेटो, ठीक है, ओ ई को हटाते हैं और ओ लगा देते हैं, ठीक है। ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, ये ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो, ये सल्फेट है तो सल्फेटो, ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, ये थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो, ये सल्फाइट है तो सल्फाइडो, ये ऑक्जेलेट है तो ये एसीटेट है तो एसीटेटो, ये नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, यदि ऑक्सीजन से बाउंडेड है तो नाइट्राइटो ओ, यदि कार्बन से बाइंडेड है
यदि नाइट्रोजन से बाइंडेड है तो नाइट्राइटो एन। पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम होते हैं और इनके आगे यम यम लगाते हैं, जैसे मतलब हाइड्रीनियम, इसको हाइड्रेनियम बोलेंगे, यम यम लगाएंगे। इसको क्या लिखेंगे बेटा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NO प्लस को नाइट्रोसोनियम, ये लगाते हैं, यम यम लगाते हैं। क्लियर। अच्छा, NH4 प्लस, अब यहां अमोनियम लगाए मगर ये लिगेंड नहीं है, क्यों भाई, लोन पेयर नहीं है इसके पास। अमोनिया ने जब अपना लोन पेयर H प्लस को दिया तब ये बना NH4 प्लस। अब इसके पास लोन पेयर है नहीं, तो इसमें ये लोन पेयर नहीं है, तो ये लिगेंड भी नहीं है, नॉट लिगेंड। आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, यदि लिगेंड के नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा आए या कॉम्प्लेक्स दिखे तो उसमें बिस ट्रिस टेट्राकिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस लिखते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, कुछ ब्रिजिंग लिगेंड होंगे, ब्रिजिंग लिगेंड, उनके नाम के आगे म्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, म्यू। क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, म्यू। जैसे जैसे इस कॉम्प्लेक्स का यदि हमको नाम लिखना होता बेटे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो तो बहुत तरीका से नाम लिखा जाता है। ठीक है, नाम लिखने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो एक मेथड कहता है कि आप लेफ्ट से राइट नाम लिखिए। ठीक है, एक मेथड कहेगा कि पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिख लीजिए, उसके बाद लिगेंड का इसको टर्मिनल लिगेंड बोलेंगे बेटा, और इसको ब्रिजिंग लिगेंड। क्यों ब्रिजिंग लिगेंड, क्योंकि ये दोनों का ब्रिज है। ठीक है, दोनों का ब्रिज है। तो कहोगे सर इसके पास तो एक ही लोन पेयर था, तो थोड़ी देर के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है, और एक से ज्यादा लिगेंड आएंगे तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रमोट करेंगे। कैसे, अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रमोट करेंगे। आइए नीचे देखते हैं, नाम लिखने का कोशिश करते हैं। एक बात समझ लीजिए, आगे में जो 4 या 5 है इसमें डाई ट्राई मत कीजिएगा, इसका नाम उसी तरह लिखिएगा जैसे CaCl2 में थोड़ी कहते हैं कैल्शियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं। आ रहा है समझ में, तो बस ऐसा ही नाम लिखना है। आइए यहां देखते हैं क्या लिखते हैं, K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, इसका नाम बोलिए, पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट। एक बात समझ लीजिए, यदि कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, 8। ठीक है, तो प्लेटिनेट, क्या नाम लिखेंगे, प्लेटिनेट 4। कहिएगा 4 कैसे, 6 में से कितना घटा दिए बेटा, 4। तो 6 में से घटाए 2 तो आया 4 माइनस, जो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहां देखिए इस पर -3, ये 0 तो उधर जाके 3 हो गया, तो यही चार्ज यहां दिखेगा आपको +3। भीतर घुसिए, अब देखिए यहां पर कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है और प्लस और 0 चार्ज होता है तो नाम नहीं चेंज करते। क्या नाम लिखेंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लोराइड आया बेटा समझ में, क्लोराइड। इसका नाम बोलिए, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम। क्रोमियम कितना चार्ज बेटा, 0 चार्ज इसका, 2 माइनस इसका, 1 माइनस, 3 माइनस इधर, उधर जाके प्लस हुआ तो +3 रोमन में और लास्ट में क्लोराइड। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। समझ में आ गया। इसका नाम बोल बेटा, ये सारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो तो नाम चेंज नहीं होता। लिखो अल्फाबेटिक, क्यों भाई, ये एक से ज्यादा लिगेंड है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, डाई एमीन टेट्रा एक्वा प्लेटिनम, प्लेटिनम 4। क्या बोलेंगे, प्लेटिनम 4। देख लीजिए यहां बोलिए, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट कितना, 3। देखो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 3 इसका। इसका बोलो, हेक्सा नाइट्राइटो एन। हाँ बहुत अच्छा, हेक्स यहां से लिखो, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्ट टेट। हाँ टेट, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव। कहोगे कैसे, देखो यहां 3 हटाओगे तो इस पर -3 आएगा ना, -3 आएगा, और इस पर कितना चार्ज आएगा, +3, क्योंकि इस पर -6 होता है। तो 6 उधर गया तो कितना हो गया बेटे, 6 उधर गया, 6 उधर गया, उधर -3 है तो 6 उधर गया तो प्लस हो गया, +6 में से -3 घटा, 3 प्लस, कोबाल्ट 3 हो गया। आ गया, तो सोडियम पेंटा कहां गया, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट 3। आ गया समझ में। इसका नाम बोलो जल्दी से, सोडियम
सी पहले आता है पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसो, क्या लिखेंगे, नाइट्रोसो फेरेट। फेरेट कितना चार्ज, इस पर +1 होता है बेटे, या नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते थे, ठीक है, नाइट्रोसोनियम। तो अब बोलो, देखो 2 माइनस 1 3 माइनस, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 माइनस, तो 2 प्लस चार्ज होगा, तो 2 फेरेट 2 आ गया समझ में। इसका नाम 2 माइनस है, नाम चेंज होगा, निकलेट लिखा जाएगा, टेट्राक्लोराइडो निकलेट, निकलेट 2, और लास्ट में आयन जोड़ देंगे क्योंकि चार्ज है, ठीक है। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, प्लस है, नाम चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन क्लोराइडो रुथेरियम, आर को क्या लिखते हैं बेटा, रुथेरियम 3 क्लोराइड, कहोगे 3 क्यों, इसका -1 उधर जाके प्लस हो गया। इसका बोलो, अब देखो ये खुद में इसके नाम में क्या है, डाई है, तो क्या नाम इसके नाम में चेंज करना होगा, क्या लिखना होगा, बोलो, ट्राई मतलब ट्रिस लिखेंगे ना, ट्रिस, ट्रिस इथिलीन डाइएमीन आयरन, नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है, 3 ये न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटा, इस पर -3 होगा तो 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसका बोलो GLY है तो ग्लाइसीमेट, ग्लाइसीनेटो, हाँ, तो 20 ग्लाइसीनेटो निकेल, क्या लिखेंगे, 20 ग्लाइसीनेटो निकेल, और कितना चार्ज लिखेंगे बताओ, ग्लाइसीनेट पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 चार्ज हो गया, निकेल 2। समझ में आया, आया समझ में, यहां तक, यहां तक समझ में आया बेटे। अब बात करते हैं बेटा बॉन्डिंग का, किसका बात करते हैं बेटा, बॉन्डिंग का। देखो बॉन्डिंग के, ये तो नाम लिखना आप लोगों ने सीख लिया बढ़िया से, ठीक है, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बॉन्डिंग, एक्चुअली में बॉन्डिंग क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना कैसे, तो जो सबसे पुराना और ओल्ड कॉन्सेप्ट आया था वो वार्नर का थ्योरी आया था। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास 2 प्रकार का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल हो सकता है और ये निगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो सकता है। देखो हमने बोला आयोनाइजेबल हो सकता है, मगर ये कब, जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर से बाहर हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हो, मगर यदि अंदर होगा तो ये नॉन आयोनाइजेबल होगा। हाँ, ये निगेटिव आयन से ही सेटिस्फाइड होता है, किससे सेटिस्फाइड होता है, निगेटिव। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेशन, और ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी में निगेटिव आयन भी आ सकते हैं और न्यूट्रल आयन भी आ सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल आयन भी आ सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव आयन से, एनाइन से सेटिस्फाइड होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल या दोनों से सेटिस्फाई, इवन केटाइन से भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। ये प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नेचर का होता है, मगर सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी भी नॉन आयोनाइजेबल हो सकता है, मगर तब जब ये सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट हो, जब ये आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर हो। जैसे मान लो हमको दिया हुआ है K4FeCN6, कहता है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक स्फीयर खींच देंगे, इसके बीच में आयरन बना देंगे और चारों तरफ हम 6 गो CN बनाएंगे इसके पेरीफेरी पर, 6 गो, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखो चूंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है, तो इसको सॉलिड लाइन से मिलाएंगे। कैसे लाइन से मिलाएंगे बेटा, सॉलिड लाइन से। और चूंकि ये निगेटिव चार्ज भी है, ये कैसा चार्ज है बेटा, निगेटिव चार्ज भी है, तो इसको डॉटेड लाइन से भी मिलाएंगे। कैसे लाइन से भी मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से भी। तो कहोगी पोटेशियम का, बताते हैं पोटेशियम का, पोटेशियम तो आयोनाइजेबल है ही, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इसको कहीं भी बाहर में +4 से बना देंगे, कहीं भी बाहर में +4 से 4 पोटेशियम बना देंगे और इसको सिर्फ डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। किस लाइन से जोड़ेंगे बेटा, डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। समझ में आया। अच्छा, इसमें सॉलिड क्यों बनाए, सॉलिड इसलिए बनाए कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है, और डॉटेड क्यों बनाए, क्योंकि ये भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आ रहा है समझ में। चलिए, तो वार्नर के अनुसार अब मान लीजिए एक्सपेरिमेंट
इविडेंस ऑफ वार्नर थ्योरी। जैसे मान लो हमको ये कॉम्प्लेक्स दिया है और कहता है कि ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कर 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl देता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, किसके साथ रिएक्शन करने पर, इसके साथ। तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि इसमें 3 जो क्लोरीन है वो बाहर की ओर हो, ठीक है, तभी ये हो सकता है। आ रहा है समझ में? ये तभी हो सकता था, नहीं तो ये नहीं होता। आ गया समझ में? अब मान लो जैसे यहां कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है, तो बताओ कितने आयंस देगा? ये 4 आयंस देगा। तो टोटल आयंस कितने मिलेंगे? एक तो 4 ये और एक कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 3 ये एक कोऑर्डिनेशन नंबर, एक ये, 2 ये कोऑर्डिनेशन, 2 ये और एक ये, 3 आयन मिलेंगे टोटल, ठीक है। और मान लो सारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो AgNO3 इसमें दिखाते भी तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलता, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअली में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के आसपास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर हटा देना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ना करना बेटे, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड कर लेना। लिगेंड जैसे मान लो ये पहले ये पहचानो कि ये लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेट है बेटा। अब मेरी बात सुनो, आयरन का 26 होता है, इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखो 6 में से 4 हटा दिए, 2 बचा, मतलब 2 प्लस चार्ज है, तो 26 में से 2 हटा दिए, 24 हो गया। 24 और ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट 2 लोन पेयर देता है, मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन देगा बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 जोड़ दिए तो 26 माइनस 2 प्लस 12 36। यदि EN 36 या 54 आ जाए तो ये नोबल गैस के जैसा हो जाता है और इसी रूल को बोलते हैं सिडविक रूल। मान लो 36 से कम होता, 36, तो ये 36 पुरना चाहता तो इलेक्ट्रॉन लेता, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और 36 से यदि ज्यादा आ जाता बेटे इलेक्ट्रॉन, 36 या 54 से ज्यादा आ जाता तो 36 के करीब आने का कोशिश करता इलेक्ट्रॉन देके, तब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता। आ गया समझ में? क्लियर? अच्छा, H2HgI4, Hg का 80 हो, यहां पर कितना चार्ज है बेटा? +2। देखो आयोडीन का -4, 2 प्लस, तो -2, उधर जाके 2 प्लस। 80 में से 2 गया, बताओ कितने हुए? 80 में से 2 गया 79, 78 और 4 × 2, आयोडीन मोनोडेंटेट लिगेंड है तो टोटल हो गया 86। तो 36, 54, 86 यदि हो तो ये सब क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आओ इधर, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या VBT जिसको कहते हैं, ये बहुत एडवांस। अच्छा, इस थ्योरी में कोई पता नहीं लगता, वार्नर की थ्योरी से कोई ज्यादा आइडिया नहीं मिलता कि बॉन्डिंग क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब का आइडिया नहीं लगता। इसलिए नया थ्योरी आया जिस थ्योरी को कहते हैं VBT। क्या कहते हैं बेटा? VBT। अब किसने दिया, क्या दिया, ये सब तो पूछने से रहा, वो क्या मतलब है ये सब पूछ के, ठीक है। ये कहता क्या है? ये कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम की ये जिम्मेदारी है कि वैकेंट ऑर्बिटल दे, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल देता है ये पहले इंटरमिक्स करता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। कैसा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करता है? लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। चूंकि लिगेंड पर निगेटिव चार्ज होता है तो लिगेंड एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं और मैक्सिमम दूरी पर जाते हैं। मैक्सिमम दूरी पर जाते हैं जिससे मॉलिक्यूल को क्या मिल जाता है? शेप मिल जाता है। क्या मिल जाता है? शेप मिल जाता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन या तो शेप हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगा, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल शेप आएगा, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो एक ही दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, d2sp3 या sp3d2। ये दोनों का शेप कैसा होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रन होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रन। समझ में आ गया? तो फिर से सुनो, सेंट्रल मेटल एटम की जिम्मेदारी है कि वैकेंट ऑर्बिटल दे। वैकेंट ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स कर जाते हैं ताकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाए जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। चूंकि लिगेंड पर निगेटिव चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मैक्सिमम दूरी पर जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम दूरी पर जाते हैं इसलिए मॉलिक्यूल को शेप मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उनका शेप डिसाइड करते हैं। 4 रहा
तो वो क्या होता है sp3। अच्छा, यदि sp3 है तो इसको आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और d2sp3 रहा तो लोअर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अच्छा, इसके अनुसार लिगेंड दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन होगा, जैसे Cn माइनस, Nc माइनस 1, ठीक है, Nc माइनस 1, SCN थायोसाइनेटो, ठीक है, ये सब कैसे हैं, CO कार्बोनिल, ये सब कैसे हैं, अमोनिया, अमीन, ये सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले कैसे होते हैं बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले कैसे होते हैं बताओ, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें इनर ऑर्बिटल ये धकेलिया के पीछे कर देगा इलेक्ट्रॉन को। आ रहा है समझ में, ठीक है। इम्प्टी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन n-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आ गया समझ में, जैसे यहां देख CONS3 प्लस CONS3, पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल, 6। EN बता, CO का कितना होगा बेटे, CO का 27 होता है, 27 में से 3 गया, और प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 इलेक्ट्रॉन, तो जो आया वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। 27 में से 3 गया 24, 24 अदू 26, मतलब 36 हो गया EN। आओ इधर, नाम बोल सकते हो, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन। आओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 3d7 4s2, ये होता यदि कोबाल्ट होता तो 27, मगर ये तो है नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 इससे और 1 इससे, तो क्या बच गया 3d6 4s0। अब d6 में क्या करेंगे बेटा, d के आगे ये d है, 4s0 4p, और उसके आगे क्या खाली होगा, 4d खाली होगा। अब d में 6 है, एक एक करके भर, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये एमीन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर कर देगा बेटा, क्या कर देगा, पेयर, और लोअर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इसका ये ऑर्बिटल और इसका ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। तो हम क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, D2sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, D2sp3। और ये जो देखो, ये यहां चला गया, पेयर हो गया, ये यहां चला गया, ठीक है। चूंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, n बराबर 0 है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा, और कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। आ गया समझ में। और ये लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कौन सा स्पिन कहलाएगा बेटा, लोअर। मगर मान लो यहीं पर फ्लोरीन रहता, क्या रहता बेटा, फ्लोरीन, इसके जगह क्या रहता, फ्लोरीन, तब ये पेयर नहीं कराता और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता sp3d2, हाइयर स्पिन कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला पार्टिसिपेट करता बेटे। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज होते, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता, √4 × 4 + 2, 6 चौके 24, 24 बोर मैग्नेटॉन आता, और ये पारामैग्नेटिक हो जाता। कैसा हो जाता, पारामैग्नेटिक, हाइयर स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर डी इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, ये हो जाता। उसी तरह NiCl4 को भी बता सकते हैं। देखो NiCl4 ये वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, तो ये पेयर नहीं काउच करेगा, बाहर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और ये पारामैग्नेटिक होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पारामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नेटिक मोमेंट √2 × मतलब 2 × 2 + 2 कितना, 4 2 जा 8, मतलब 2√2 हो जाएगा। आ गया समझ में, पारामैग्नेटिक। मगर यहीं पर यह टेट्राहेड्रल होता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 टेट्राहेड्रल होता। आ रहा है, मगर CN रहता तो क्या होता, इसको ढकलिया के पेयर कर देता, लोअर वाला पार्टिसिपेट करता, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता, DsP2। CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आ गया। मगर यही बात यदि D10 कॉन्फ़िगरेशन होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे चाहे वीक फील्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके केस में, जिंक के केस में। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या आता, sp3, n का वैल्यू 0, डायामैग्नेटिक और कलरलेस। कैसा हो जाता बेटा, कलरलेस। समझ में आया, समझ में। NiCO4 में ध्यान से देखो, चूंकि Ni ये कैसा लिगेंड है, कार्बोनिल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां और इसको यहां भेज देगा, और ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डायामैग्नेटिक नहीं हो जाएगा, sp3 डायामैग्नेटिक हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सारे शेप आपको बता दिए गए। अच्छा, एक बात और, यदि किसी में
इसमें डी जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे DsP2 आप लिखे ना, यहां पर आपने DsP2 लिखा, यहां DsP2, तो डी कौन सा, यहां dx² y² है। कौन सा है, dx² y² है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? देखिए D2sp3 sp3d2 किसमें, CR में, COF6 में, TI इसमें ऑक्टाहेड्रन कॉम्प्लेक्स में दिखाई देगा। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसके अनुसार सेंट्रल मेटल एटम को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और लिगेंड को निगेटिव चार्ज मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है जस्ट पॉइंट चार्ज मानते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम अपने चारों ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करके रखता है, जिसमें लिगेंड क्या होता जाता है, अट्रैक्ट होता जाता है। क्या होता जाता है, अट्रैक्ट होता जाता है। चूंकि लिगेंड जब इसके पास आता है सेंट्रल मेटल एटम के, तो इसका जो ऑर्बिटल है वो अपना डिजेनरेसी लॉस कर जाता है और दो सेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यदि ऑक्टाहेड्रन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कौन सा, ऑक्टा, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये बहुत ज्यादा लार्ज होता है बेटा, बहुत ज्यादा टूट जाता है। और वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो कम स्प्लिटिंग करता है, मगर स्प्लिटिंग तो करता है। ऊपर जो जाता है उसको EG कहते हैं और नीचे वाले को T2G कहते हैं। क्या कहते हैं, T2G। किसके केस में, साइनाइड या कोबाल्ट के। मगर फ्लोराइड और क्लोराइड में वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो होता क्या है, यदि याद रखना, यदि स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ है तो पेयरिंग आसान होगा। क्या आसान होगा, पेयरिंग। और यदि स्प्लिटिंग कम हुआ है तो पेयरिंग मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो इसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर करते, 1 2 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन को कहां रखते, चूंकि यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो चौथा को ऊपर ना रख के नीचे ही पेयर कर देंगे। मगर यहां पर यदि पेयर करें तो 1 2 3, चौथा को ऊपर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां स्प्लिटिंग कम है, पेयरिंग एनर्जी ही ज्यादा हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो यही बात हम बता रहे हैं, ठीक है। तो डी का जो 2 सेट में डिवीजन है, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। ऑक्टाहेड्रन में इस तरह का स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। देखो कहता है डायामैग्नेटिक होगा और लेस पैरामैग्नेटिक होगा जब ये होगा, ये ठीक है, डायामैग्नेटिक हो जाएगा और लेस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा जब डेल्टा नॉट पीई से ज्यादा हो, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगा। और जब व्हेन अप्रोच ऑफ वीक बेसिक अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डी ऑर्बिटल, लेस स्प्लिटिंग होता है। इस समय डिफरेंस ऑफ EG ऑर्बिटल इज लेस होता है, ठीक है। इस समय पेयरिंग एनर्जी ही ज्यादा होता है, तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। टेट्राहेड्रन कॉम्प्लेक्स में बेटा उल्टा स्प्लिटिंग होता है, T2G ऊपर जाता है और EG नीचे आता है। कौन आता है, EG। अच्छा, ये वैल्यू भी याद रखना, ऊपर गया तो 0.6 डेल्टा नॉट माइनस, यहां माइनस लगाते हैं, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, यहां T लगा देंगे, 0.4 डेल्टा T और यहां पर 0.6 डेल्टा T। एक बात याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रन का स्प्लिटिंग होता है। ऑक्टाहेड्रन का स्प्लिटिंग जो होता है, मतलब टेट्राहेड्रन का स्प्लिटिंग जो होता है, वो 4/9 टाइम्स ऑफ होता है ऑक्टाहेड्रन स्प्लिटिंग के। आ गया समझ में। अच्छा, यदि हम बोलते थे, ध्यान से सुनना, यदि हम बोलते थे कि टेट्राहेड्रन में DsP2 है, DsP2 का एक और, ध्यान से सुनो, यदि हम बात करते बेटा इसी में यदि हम DsP2 का स्प्लिटिंग की बात करते, DsP2 का, तो ये फर्दर स्प्लिट कर जाता। यहां ऊपर क्या चला जाता बेटा, dx² y², ये वाला ऊपर आ जाता। क्या नाम होता इसका, dxy होता। उसके बाद यहां वाला नीचे आता, क्या नाम होता इसका, dz²। और सबसे नीचे क्या आ जाता, बता दो, dxy, dyz और dzx। ये किस केस में, इस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। और सबसे ज्यादा दुनिया में स्प्लिटिंग होता है तो वो किसका होता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर का। इसीलिए हम बोलते हैं sp का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रन, और सबसे कम किसका होता है बेटा, टेट्राहेड्रन का। टेट्राहेड्रन का स्प्लिटिंग सबसे कम होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है किससे, कम होता है किससे, ऑक्टाहेड्रन से। आ गया बच्चा समझ में। एप्लीकेशन, इसका बहुत एप्लीकेशन है, इससे हम कलर समझा सकते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा
और जब ये रिटर्न आएगा तो क्रॉसपॉन्डिंग कलर को इमिट करेगा, जिस वजह से हम मॉलिक्यूल को क्या देख पाएंगे, मॉलिक्यूल में क्या देख पाएंगे, कलर देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे, कलर। तो इससे हमको बेटा, इससे हमको क्या पता चल जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी पता चल जाता है, और कौन हाई कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और को लो स्पिन। अच्छा, लो स्पिन में अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और हाई स्पिन में बाहर वाला डी। बाहर वाला मतलब, बाहर वाला कहने से मतलब 4D वाला, और लो स्पिन कहने का मतलब 3D वाला डी पार्टिसिपेट करता है। आइसोमरिज्म, यदि हम आइसोमरिज्म की बात करें तो आइसोमर्स किसको कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मगर प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल या केमिकल हो वो अलग अलग होता है। आइसोमर्स दो टाइप का होता है बेटा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो होता है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या बोलिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा मगर लिंकेज बदल जाएगा, लिंकेज बदल जाएगा, जिससे उनका नाम भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, इज कॉल्ड। यहां पर क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसका पहला जो टाइप है वो आयोनाइजेशनल है। आयोनाइजेशनल में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम भी सेम होना चाहिए, चार्ज भी सेम होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम। तो डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट आयन प्रोड्यूस ऑन हाइड्रेशन, पानी में डालने पर डिफरेंट आयन। जैसे यहां देख, ये ब्रोमीन देगा और ये क्लोरीन देगा। देख अभी भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा बेटा, आयोनाइजेशनल। ये सल्फेट आयन देगा जबकि ये नाइट्रेट आयन देगा, अभी भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसका 4, और ये बाइडेंटेट की तरह यदि काउंट किया जाए तो ये भी 6 है। आ गया समझ में, तो इसको कौन सा आइसोमर कहोगे, हाइड्रेशनल आइसोमर। यहां सब चीज सेम होगा बेटे, आयन भी सेम होगा, आयन, मगर वाटर का लिंकेज सेंट्रल मेटल एटम से डिफरेंट होगा। जैसे यहां देखो 6 वाटर लिंक्ड है और ये क्लोराइड आयन ही दे रहा है, ये भी क्लोराइड आयन ही देगा बेटा, मगर अब 5 आयन लिंक्ड है, आयन सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, सेंट्रल मेटल एटम सेम, सब चीज सेम, सिर्फ वाटर का लिंकेज बदला, एक वाटर को बाहर कर दिए, यहां 2 वाटर को बाहर कर दिए, ये क्लोराइड आयन देगा। आ रहा है समझ में, तो ये तीनों क्या है, 3 पॉसिबल आइसोमर ऑफ किसके, दिस मॉलिक्यूल। लिंकेज आइसोमर, ध्यान से सुनो, लिंकेज आइसोमर तब कहते हैं जब एम्बिडेंट लिगेंड मौजूद होता है। एम्बिडेंट लिगेंड, जैसे यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, आयन भी सेम, ये भी आयन सेम, ये भी आयन सेम, ठीक है, आयन सेम, बस यहां लिंकेज बदल रहा है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहां एम्बिडेंट लिगेंड है, जैसे NO2 CN- SCN थायोसाइनेटो यदि मौजूद हो तो ये कभी नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, ये कभी नाइट्रोजन से और कभी किससे डोनेट कर सकता है बेटा, ऑक्सीजन से डोनेट, कभी ऑक्सीजन से डोनेट करेगा और कभी नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, तो अलग अलग कंपाउंड बनेगा। आ रहा है बेटा समझ में। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये कॉम्प्लेक्स केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन में बनता है, जब केटाइनिक और एनाइनिक दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहां देखो ये 6 है, ये 6, ठीक है, तो इसमें यदि हम इसको इधर ले आए और इसको इधर चेंज करें, एक्सचेंज करें, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यह सवाल पूछा जाएगा कितना बनेगा, तो देखो अभी इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है, देखो यहां 6 - 3 3 बांट दें तो इस पर +3 और इस पर भी +3, तो टोटल इस पर -3, इस पर +3, तो 0 0 वाला जो होगा वो नहीं होगा, बाकी सब होगा। आ रहा है समझ में, तो एक ये हो गया, एक बदलोगे, इसको इधर लाओगे, इसको इधर, इसके 5 आइसोमर बन जाएंगे। कितने आइसोमर बन जाएंगे, 5, क्लियर हुए। स्टीरियो आइसोमर, वो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों सेम होता है मगर स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल होते हैं और कौन सा होता है, ऑप्टिकल। आइए ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं सीस और ट्रांस आइसोमर में, सीस और ट्रांस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो इसमें कभी भी सीस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। किसमें पॉसिबल है, dsp2 वाले में, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, इसमें पॉसिबल है।
ठीक है, आ रहा है समझ में? तो लिगेंड ऑक्युपाई डिफरेंट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यदि नजदीक है, टू लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड और मेटल ऑन सेम साइड होंगे तो सिस, और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस बोलेंगे। अरे ये सब पढ़े हुए हैं आप इस थी में, ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब मान लीजिए Ma2B2 है, तो यदि हम दोनों को सेम साइड रख लिए, ए को सेम साइड और बी को अपोजिट साइड, तो इसको ट्रांस और इसको सिस बोलेंगे। Ma2B2 बताइए ये शो करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अब बी सी को साथ रख लेंगे और एक बार ए को साथ रख लेंगे और ए बी को डिफरेंट कर देंगे, तो ये ए बी को दूर कर देंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, सिस और ट्रांस, सिस प्लेटिन और ये ट्रांस प्लेटिन। सिस प्लेटिन इसको बोलते हैं बेटा, सिस प्लेटिन का कैंसर में इस्तेमाल होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये प्लेटिनम देखो, ये भी करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, जो एग्जांपल लिया गया है। MABCD का 3 आइसोमर होता है, देख लो। ए को फिक्स किए, ए के अपोजिट क्या रख लिए? पहले सी, फिर क्या रख लिए? बी रख लिए, फिर क्या रख सकते हैं? डी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अलग अलग पोजीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम। तो MABCD के 3 आइसोमर होते हैं। ठीक है, अच्छा, डाई एसिनेटो प्लेटिनम 4 कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखो, डाई एसिनेटो, ये सिस और ये इसका ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा? ये सिस फॉर्म और ये कौन सा? इसका ट्रांसफॉर्म। क्यों भाई? देखो यहां से दोनों नाइट्रोजन, पहले दोनों नाइट्रोजन सेम साइड से थे, अब दोनों नाइट्रोजन अपोजिट साइड से। आ गया समझ में? तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखते हैं। तो 6 में भी बेटा, यदि हम जीआई की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, तो ये देखो, पहला कौन सा देखा गया इसमें? इसमें देखा गया Ma6 प्लस माइनस एक्स। बताओ ये करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, यहां कौन सा एग्जाम्पल लिया गया है? Ma4B2 प्लस माइनस एक्स। तो देखो, एक बार ट्रांस अपोजिट रख लिए और एक बार सेम साइड पर रख लिए, 90 डिग्री। तुम यहां भी रखता तो 90 डिग्री कहलाता बेटा। ये क्या हो गया? सिस, और ये क्या हो गया बेटा? ट्रांस। अच्छा, Ma3B3, ये 2 टाइप के आइसोमर शो करते हैं, फैक और मर। इसको फैक बोलते हैं और इसको मेरिडोनियल बोलते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो देखिए, Ma6 कुछ नहीं शो करेगा, Ma5 ये भी नहीं शो करेगा, ये शो करेगा 2 गो सिस और ट्रांस, Ma4BC। तो आप क्या करो, ये 2 आइसोमर शो करेगा। Ma3B3 अभी दिखाए 2 को करेगा। Ma3B2C कितना करेगा? 3 करता है। कितना करता है बेटा? 3। Ma3BCD कितना करेगा? 4। कितना करेगा? 4। Ma2B2C2 कितना करेगा? 5 कर सकता है। ठीक है, 5 कर सकता है। Ma2B2CD कितना करेगा? 6 करेगा। इस तरीका से, और सारे यदि डिफरेंट हो गए तो 15 आइसोमर शो करते हैं। कितने करते हैं? MABCDEF 6 डिफरेंट होगा तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर से मेरा मतलब क्या है? कि ये नॉन ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जो लाइट को घुमा देते हैं, या तो लेफ्ट घुमाएंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट घुमाएंगे तो लेफ्ट घुमाएंगे तो लिवो रोटेटरी, राइट घुमाएंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, आ गया समझ में? और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, पोस नहीं होगा, कोस नहीं होगा, वही ऑप्टिकली क्या होगा बेटा? एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। हम कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 की बात करते हैं। 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यदि चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तभी ये एक आइसोमर शो करेगा, ये करेगा, नहीं तो ये नहीं करने वाला। आ रहा है समझ में? क्योंकि इसमें कोई पोस और ओस नहीं होगा तो ये एक्टिव होगा। दूसरी बात, यदि हम DsP2 की बात करें तो ये तो कभी भी शो नहीं करता, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप यदि डिफरेंट भी रख लिए तो कहीं ना कहीं से क्या पास कर जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगा ही करेगा। अरे पोस्ट स्लाइस होगा इसमें, तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Ma6, ये तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें तो पोस और कोस सब होगा, इसलिए कभी शो नहीं करेगा। यदि हम बात करें Ma5B की, ये भी नहीं करेगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बेटा। Ma4B2 की, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा? हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? Ma2B2C2, ये एग्जाम्पल लिया गया है आपकी किताब में, ध्यान से देखिए। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सोच के बोलिए। Ma2B2C2, यदि हम CC को अपोजिट रख लें, ऐसे रख लें, MAA
BBCC। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है बेटा? नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन से कट कर दीजिएगा तो इसमें पोस हो जाएगा और ये नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है। तो ये सारे मोनोडेंटेट वाले बात किए गए हैं। कैसे वाले बात किए गए हैं? MA बाइडेंटेट में देखिए MEN3 प्लस माइनस X, इसमें कभी भी पोस्ट नहीं होगा। क्यों? ध्यान से देखिए, बाइडेंटेट लिगेंड है सेम टाइप का। अच्छा, बाइडेंटेट लिगेंड को हमेशा इस तरीका से कनेक्ट किया जाता है 90 डिग्री पर, इस तरीका से ऐसे। आप कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट नहीं करा सकते। कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो यह हमेशा क्या होता है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव होता है दो फॉर्म में, सिस और ट्रांसफॉर्म में। यह ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कहलाएगा। आ गया समझ में? डी और एल फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में बेटा? डी और एल फॉर्म में। क्लियर हो गया? चलिए आइए समझ में आ गया। अगला हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ मेटल का बाउंडेशन होता है, जैसे डाई अल्काइल जिंक, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कहते हो, सोडियम एसीटेट, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम मरकेप्टाइट, ये सब क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है जिसमें मेटल किससे बाउंडेड है? मेटल कार्बन से यदि बाउंडेड हो तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इनको नहीं कहेंगे बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दीज आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच कंपाउंड मेटल इज नॉट डायरेक्टली बाउंडेड टू। ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ये मेटल के सॉल्ट हैं, जबकि ये सब कैसे हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है। मेटल, साइनाइड, कार्बाइड, कार्बोनेट आर नॉट कंसिडर्ड एज OMG। इनको भी नहीं बात करते क्योंकि आयोनिक नेचर के होते हैं, जबकि ये कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है। मेटल कार्बन बॉन्ड्स आर आयोनिक इन नेचर। ठीक है। आइए, OMG 3 टाइप के होते हैं। पहला सिग्मा बॉन्डेड OMG, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने देखा सिग्मा बॉन्डेड होंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसी तरह डाई मिथाइल जिंक, डाई अल्काइल कैडमियम, लेड मतलब टेट्राइथाइल लेड, और ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कहां पढ़े थे जिगलर नाटा कैटलिस्ट? याद करके बताइएगा हमको। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और TiCl4 का ही मिक्सचर क्या कहलाता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दीज आर यूजली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल। ये नॉन ट्रांजिशन मेटल के द्वारा होते हैं। सिग्मा बॉन्डेड दीज आर फॉर्म्ड बाय नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मेटलॉइड्स एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, मेटलॉइड एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे लेड, कैडमियम, जिंक, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि ये ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन? पाई बॉन्डेड, जैसे Fe-eta5C6H5। C6H5 इस तरह का स्ट्रक्चर है बेटा। और यहां से ये आयरन को क्या दे रहा है? 2 गो आयरन को 6 गो लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस और पाई बॉन्ड से दे रहा है, इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसी तरह जी सॉल्ट KPTN3 eta2C2H4। ठीक है। डाई बेंजीन क्रोमियम, तो बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो क्रोमियम को दे रहा है इस तरीका से। आया समझ में? सिग्मा और पाई बॉन्डेड OMG, ट्रांजिशन मेटल ऑफ ग्रुप इतना विथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सच टाइप ऑफ OMG। यदि सिग्मा और पाई बॉन्डेड दोनों है तो वैसे वो कौन सो करेंगे? ग्रुप 6, 7, 8, 9 और 10 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं, खासकर मेटल कार्बोनिल। दिस कार्बोनिल ऑफ दिस मेटल है बोथ सिग्मा और पाई बॉन्डेड, जैसे NiCO4, FeCO5, Mn2CO10। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, जैसे PPS3RH विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलिफिन में इस्तेमाल होता है। पूछ सकता है फार्मूला, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन RHCl को ही क्या बोलते हैं? विल्किंसन कैटलिस्ट। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन RHCl को क्या बोलते हैं? विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। देख लीजिए, ये हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन में इस्तेमाल होता है। हम बोले थे ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन में इस्तेमाल होता है। ठीक है। देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। ठीक है। ट्राइथाइल
मतलब ट्राईमिथाइल एल्युमिनियम को TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राईमिथाइल एल्युमिनियम का ही मिक्सचर क्या कहलाता है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अच्छा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डाइअल्काइल कैडमियम, लिथियम मतलब लिथियम हेलाइड। लिथियम हेलाइड कहां पढ़े थे? जी हाँ, कोरे हाउस सिंथेसिस में पढ़े थे। और डाइअल्काइल कैडमियम कहां पढ़े थे? जी हाँ भाई साहब, आपने पढ़ा था एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तेल का इस्तेमाल कहां करते हैं? ये पेट्रोल एडिटिव है, पेट्रोल में डालते हैं, जिससे पेट्रोल में एंटी नॉकिंग इफेक्ट कम हो जाता है। पेट्रोल में फटफटाहट की आवाज आती है। ट्राइथाइल मतलब तेल डाल देने से, मतलब तेल का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? C2H5 ट्राइथाइल लेड डालने से उसका कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह मेडिसिन में ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड्स सिफिलिस डिजीज में इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में सीड्स ट्रीटेड विथ इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, ये प्लांट को इन्फेक्शस से क्या करता है? बचाता है। तो हम एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट की भी तरह, जिसका विल्किंसन कैटलिस्ट एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है बेटे? समाप्त हो जाता है। वेट कीजिए, हम सारे के सारे HW करा देंगे, सारा का सारा, मतलब प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन होगा हम पूरा करा देंगे, एक एक क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पे करा रहे हैं, करा नहीं रहे, बस बता रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और सेंट्रल मेटल और चार्ज कितना है। बाबू ध्यान से देख, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है और चार्ज, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चला? ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना। अब इस पर चार्ज 4 माइनस होता है, उधर गया तो कितना हो गया? 3। समझ में आया बेटे? समझ में? इतना आसान क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन हम करा देंगे बेटे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम रात तक या कल सुबह तो नहीं, 12 बजे तक जरूर डाल देंगे इसका पूरा क्वेश्चन। थैंक यू।